बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8617 यूनिट 4 प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब जो इंग्लिश का वर्ड है, इसका उर्दू में मतलब होता है तहमीना लगाना, कदर व कीमत जानना, टाइम। तो इसमें जो है ना मोस्टली यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों से डील होगा इस पूरे जो है ना यूनिट में। काफ़ी लंबा यूनिट है, तो इस यूनिट में यही चीज़ें कि प्रोजेक्ट कैसे जो है ना उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे उस पर टाइम कितना लगेगा, उसके लिए फिर कॉस्ट कितनी आएगी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली, सोशली, इन चीज़ों का हमने इस पर मायना करना। तो वो कहता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है ना ओरली राइटिंग कंसेप्ट, नीड, फंक्शंस, कंपोनेंट्स और प्रोजेक्ट अप्रेजल के यानी प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में आप राइट लिख सकोगे। कंसेप्ट होगा आपके पास कि उसकी ज़रूरत क्यों होती है, उसके फंक्शन क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, और प्रोजेक्ट अप्रेजल है क्या। फिर जो है ना अप्रिशिएट कर पाएंगे कि राइटिंग और प्रोजेक्ट और तो कंप्यूटेशनल टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती हैं प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करने में, अप्रेज करने में। फिर डिस्कस करेंगे, रिव्यू कर पाएंगे वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के। देन जो है ना वो फिर अप्रेजल फाउंड आउट कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक, और फिर एजुकेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। तो इस तरह की चीज़ें, और फिर जो है ना इस काबिल हो जाएंगे एंड पे कि वो आप जो है ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका जो है ना वो बेसिकली प्रोजेक्ट अप्रेजल है क्या, प्रोसेस है जिसमें असेसिंग की जाती है, क्वेश्चनिंग की जाती है प्रपोजल बिफोर रिसोर्सेज आर कमिटेड। कि कमिट करने से पहले चीज़ों को आप उसके बारे में क्वेश्चन करते हो, आप उनको असेस करते हो। तो अप्रेजल जो है ना वो सोर्स होता है ऑफ कन्फ्यूजन एंड डिफ़िकल्टी फॉर प्रोजेक्ट इन द पास्ट, के जो पास्ट में थे, जो उनके लिए जो थी कन्फ्यूजन या उनमें जो डिफ़िकल्टी थी उसका, उसके वो एक सोर्स होता है अप्रेजल का। कि उन्हीं के थ्रू जो है ना आप एक्सपीरियंस करके चीज़ों को एक्सपेर करते हो, अप्रेजल करते हो, फिर नेक्स्ट में फिर ऑडिट करते हो ऑपरेशन का, सिंगल प्रोजेक्ट, बजट, स्कीम वगैरह जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना इसमें होती हैं। अब नेक्स्ट है मैकेनिस्टिक, होता है कि इनफ्लेक्सिबल सिस्टम है। देन जो है ना इसमें कुछ जो चीज़ें हैं जिनमें लैक ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, लैक ऑफ जो है ना क्लियर डेफिनेशन ऑफ द स्टेज ऑफ प्रेजर। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें आती हैं कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आफ्टर कैरिंग आउट द अप्रेजल। और तो ये जो है ना आप डॉक्यूमेंट्री जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो एविडेंस लैक करते हो जब। तो ये आप सरप्राइज तो नहीं है, वो कहता है कि ये जो अप्रेजल है, तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल अप्रेजल जो है ना वो डू नॉट कवर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड ओनली सुपरफिशियल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। सिर्फ वो प्रोजेक्ट की जो है ना इन्फॉर्मेशन देता है, इसमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं होती जिसके साथ आपने डील करना होता है, या फिर पैसे वगैरह की जो है ना वैल्यू वगैरह नहीं चेक की जाती। अप्रेजल में सिर्फ जो है ना कंसिडर किया जाता है कि ब्रॉडन सम फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए, और रेस्ट किया जाता है अप्रेजल। अब नीड क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो नीड फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल होती क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डिज़ाइनर जो है ना प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है ना हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएटर्स एंड डिज़ाइनर टू। वो नीड इसकी ये है कि ये सबसे पहले तो हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो भी डिज़ाइन करते हैं अप्रेजल के लिए वो तहमीना लगा के बताते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये होंगी तभी जो है ना वो। तो बी कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव इन चूजिंग प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट में आपको कंसिस्टेंस होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट चूजिंग जो है ना वो प्रोजेक्ट में बहुत ज़रूरी है। फिर ये श्योर करें कि जो ऑब्जेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट है वो सबको बेनिफिट देगा हर ग्रुप के लिहाज से। देन फिर जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें जिसमें फाइनेंशियल हो, ऑडिट रिक्वायरमेंट हो, और हर डिसीजन टू लोकल पीपल जो है ना वो उसमें हेल्प करे। अब जो है ना नंबर 1 पे है जी बैलेंस डेवलपमेंट। बैलेंस डेवलपमेंट में यही है कि गवर्नमेंट वो कह रहा है कि इसमें ये आपकी बुक से उठाया गया है कि गवर्नमेंट कह रहा है कि फेस कर रही है मैनी सी प्रॉब्लम, तो दूसरी तरफ ये है कि इतने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्स भी नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि इकनॉमिक और सोशल चीज़ें यानी एग्रीकल्चर हर लिहाज से जो है ना बैलेंस हो। एक मेन चीज़ ये बताना चाहता है कि डेवलपमेंट बैलेंस हो। तो जिस तरह पाकिस्तान एक जो है ना अभी कंट्री है, वो उसमें जो है ना लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है। तो उस लिहाज से सबसे पहले जो है ना कुछ भी प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में सबसे पहले चीज़ों को बैलेंस करना होना चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए हर चीज़। यानी क्या कहता है एजुकेशन बट आल्सो इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन मैन पावर फॉर द अबव एक्टिविटीज़। तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए कि आपने अब एक्टिविटीज़ हैं क्या हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो इन बेसिक नीड है जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की, वो मेट होनी चाहिए। एग्रीकल्चर आउटपुट और इंक्रीज़ होनी चाहिए, उसको इंश्योर करना चाहिए। एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करें, इकनॉमी को इंक्रीज़ करें, सोशल ऑब्जेक्टिव जो हों कि सोशली लोग जो है ना डेवलप हों, फिर गुड मैनुफैक्चर ज़्यादा करें यानी अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करें, वैल्यू एडेड चीज़ें बनाएं। तो ये सब स्किल्स के लिए वो कहता है कि हमें जो है ना पढ़े लिखे लोग चाहिए, मैन पावर जो है ना वो अवेलेबल होनी चाहिए ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए। ये हो गया पहला बात कि बैलेंस डेवलपमेंट में क्या है। दूसरा है सेक्टोरियल इंटरडिपेंडेंस। अब सेक्टोरियल इंटरडिपेंडेंस में क्या कहता है, तो इसमें वो क्या कहता है कि
जो एक सेक्टर है वो दूसरे पे डिपेंड करता है कि कोई भी जो है ना वो उनमें आपस में डिपेंड है। जैसे एग्रीकल्चर तभी ज़्यादा होगा जब हमें वाटर अवेलेबल होगा, जब हमें जो है ना वो सीड फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है ना अवेलेबल होंगे, तभी जो है ना इंश्योर किया जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि पहले तो बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए, दूसरा सेक्टोरियल इंटरडिपेंडेंस के एक सेक्टर दूसरे पर डिपेंड करता है। एक सेक्टर जो है ना वन सेक्टर कैन नॉट ग्रो विदाउट कैन नॉट डेवलप विदाउट सेकंड सेक्टर दैट इन्फ्लुएंस दैट सेक्टर। तो जो चीज़ उसे इन्फ्लुएंस करती है वो उसको ग्रो करने में हेल्प करेगी। अब पानी के बगैर तो नहीं, पानी इन्फ्लुएंस करता है, पानी का बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में। तो इसलिए जो है ना ये भी इंश्योर करें कि ये चीज़ें इनमें सेक्टोरियल जो है ना सारे सेक्टर तकरीबन इंडस्ट्री सेक्टर वाटर सेक्टर तकरीबन डेवलप होने चाहिए। फिर कंपेटिंग सेक्टोरियल, तो कंपेटिंग सेक्टोरियल में वो कहता है कि रिसोर्स जो है ना वो स्कार्स हैं। हमारी इकॉनमी की जो है ना वो नीड ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो उनकी स्कार्स है, वो जो है उनकी कमी है कहती है। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज के लिए जो है ना वो कुछ प्लानिंग कमीशन इस तरह डेवलपमेंट एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि अंडर डेवलपमेंट की वजह से जो है ना इम्प्रॉपर या इन एफिशिएंट चीज़ें मिल रही हैं, रिसोर्सेज इन एफिशिएंट हैं। फिर इस तरह जो है ना सारे सेक्टर में बराबर जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। तो इन सेक्टर को रिक्वायर करने के लिए हमें डेवलपमेंट मनी चाहिए, मटेरियल चाहिए और मैन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट है अप्रेजल जस्टिफाई स्पेंडिंग मनी ऑन ए प्रोजेक्ट। तो ये वो बात इसमें कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट के लिए जो है ना गुड वैल्यू फॉर मनी चाहिए, क्योंकि जो है ना अगर आप अप्रेजल जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट पे मनी फिर जो है उस पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इसके लिए फंडिंग रिक्वायर होगी, क्योंकि तो जिस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब अप्रेजल इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल। तो डिसीजन मेकिंग टूल है, फैसले के लिए आप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास तहमीना, आपके पास पूरा उसका डाटा होगा, उसके नीड क्यों है, उसकी तमाम चीज़ें कि लागत कितनी आएगी, आप फिर उस लिहाज से मैनेज करोगे। तो ये फिर बहुत ज़रूरी है, क्यों उसी लिहाज से फिर आप डिसीजन बनाओगे। तो वो कहता है कि आप रिजल्ट जो है ना वो इन्वॉल्व होता है, कंप्रेहेंसिव एनालिसिस देता है, वाइड रेंज ऑफ डाटा, जजमेंट अजम्पशन देता है, एडिक्वेट आपको एविडेंस प्रोवाइड करता है, सबूत के साथ यानी डिटेल के साथ आपको चीज़ें मिलती हैं। तो इसके लिए जो है ना ये एक पार्टनरशिप अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर इट्स एरिया। तो एक एरिया के लिए आपको जो है ना पार्टनरशिप मिलती है, हेल्प मिलती है, और डिलीवरेबल होता है कि आप डिलीवर कर सकते हो इसको। इसमें लोकल और प्रॉपर जो है ना अकाउंट टेक किया जाता है, ताकि लोगों के नीड्स, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप्स का भी ख्याल आता है। फिर ये सस्टेनेबल है या नहीं है ये भी देखा जाता है, और हैव सेंसिबल वेज ऑफ मैनेजिंग रिस्क, और फिर सेंस एक बनती है कि आप जो है ना रिस्क को मैनेज कर सकते हो। फिर गेटिंग द सिस्टम राइट, तो आपको जब इसकी होगी पता होगा हर चीज़ का, यानी नीड के लिहाज से जब आपको सब कुछ पता होगा, तो आप फिर उस लिहाज से उसकी अप्रेजल के लिहाज से सिस्टम को इंश्योर कर लोगे, उस लिहाज से सिस्टम को मॉडिफाई कर लोगे। तो सबसे पहले इसमें कहता है कि गुड अप्रेजल सिस्टम जो है ना वो इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन कैसी है। अप्रेजल और अप्रूवल फंक्शन आर सेपरेट होते हैं दोनों। फिर तमाम नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गैदर होती है अप्रेजल के लिए, और जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है वो इन विच प्रोजेक्ट विल नीड सपोर्ट। तो इन चीज़ों में प्रोजेक्ट को सपोर्ट चाहिए होती है। सबसे पहले तो रेस ट्राइब जो है ना कि वहाँ के लोग किस तरह के, वहाँ कौन कौन सी रेसेस हैं, उनकी क्वालिटी को इशू और जो प्रॉपर कंसीडर किया जाता है उनको, उनके जो इश्यूज़ होते हैं कि कोई ट्राइबल या कोई जो कबीले शबीले का मसला तो नहीं है, या फिर कोई रेस का। फिर इन्वॉल्व किया जाता है जी अप्रेजल का, अप्रोप्रिएट फॉर्मेशन की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है, और टेक्निकल और अदर एक्सपर्टीज़ बनाए जाते हैं, ठीक है, इसके लिए। देन जो है ना फिर रियलिस्टिक अलाउंस दिए जाते हैं जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और अप्रेजल में हेल्प करते हैं। डिसीजंस जो होते हैं विदन होते हैं इम्प्लीमेंटर्स पावर्स के, जो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं वो डिसीजन करते हैं। फिर जो है ना अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होते हैं आर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। देन जो है ना अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होते हैं फॉर डीलिंग विद नॉवल न्यू जो चीज़ें आती हैं कंटिन्यूस और पर्टिकुलरली रिस्की प्रोजेक्ट्स, इन सब चीज़ों पे फिर वो डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बात करते हैं। अब फंक्शन क्या होते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल के, तो प्रोजेक्ट एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट जो है ना इनमें सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना वो अकुमुलेट किए जाते हैं, कैपिटल एसेस्ट वगैरह, और बेनिफिट जो है ना एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम में देखा जाता है। अब इसमें सबसे पहले तो वो कहता है कि एक प्रोजेक्ट जो होता है ना वो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होता है, वो सिर्फ एक चीज़ को इफेक्ट नहीं करता। जैसे ऊपर हमने मिसाल पढ़ी थी कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर वाला जो एस्पेक्ट है, आप वो अगर आप एग्रीकल्चर में कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर आपको उधर पानी भी देखना पड़ेगा, आपको मौसम के वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जो है ना सॉइल, वहाँ का पानी भी देखना पड़ेगा। तो इसी लिहाज से जो है ना एजुकेशन में अगर आप लें तो आप फिर उस लिहाज के उस वहाँ की कम्यूनिटी, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के कल्चर, वहाँ का जो लोकली लोग हैं उनका रहन सहन, ये सब देखना पड़ता है जब आप, तो फिर उस लिहाज से डेवलप करते हो चीज़ों को, करिकुलम डेवलप करते हो या कोई भी प्रोजेक्ट करते हो कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए।
इसी तरह जो है ना वो कहता है डिफरेंट एस्पेक्ट जो है ना वो क्लासीफाई करेंगे फॉलोइंग। सबसे पहले आता है टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट में अब क्या है कि आप इनपुट और आउटपुट क्या दे रहे हो, आप चीज़ों को जो है ना टेक्निकल वे से कंसर्न कर रहे हो कि प्रोजेक्ट में इनपुट, और उनको फिर इस एक्सट्रीम लेवल पे चेक करते हो कि उनमें क्या कुछ है। फिर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशन का क्या क्या उसमें रोल है, इन चीज़ों को आप जो है ना रिवाइज करते हो और अदर एस्पेक्ट जो है ना एग्जामिन करते हो डिटेल में। जैसे कि इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में, फिर मैनेजरियल में जो है ना एस्पेक्ट, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट की हुई है या नहीं, इन जो है ना वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में वह कैसे काम हो रहा है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि वो इन को रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो होता है कि सूटेबल फिट है वो सोशल कल्चर पैटर्न में कि इंस्टीट्यूशन जहाँ पे प्रोजेक्ट को जो है ना इम्प्लांट किया गया है। फिर क्या प्रोजेक्ट जो इनकॉर्पोरेट है एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में, उसको जो है ना यूज़ देम टू फर्दर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना वो रिलेट कर रहा है एग्जिस्टिंग एजेंसी के साथ, और कोई सेपरेट प्रोजेक्ट अथॉरिटी है कि वहाँ नहीं। फिर कमर्शियल एस्पेक्ट में, कमर्शियल में यही है कि आप जो है ना वो मार्केट लेवल पे या फिर जो है ना प्रोजेक्ट को मार्केटिंग के लिहाज से जो है ना वो जब डिसाइड करते हो, तो इसमें आप पाकिस्तान क्या कहते हैं कि कमर्शियली जो है ना वो डेवलप हो रहा है कंट्री, तो इसमें जो है ना एसेंशियल है इन चीज़ों का होना। आप कमर्शियल के लिहाज से जो है ना वो सिलेक्ट करते हो कि किन चीज़ों का ट्रेंड है, उस लिहाज से एडवर्टाइजमेंट, उस लिहाज से चीज़ें करते हो। अब कमर्शियल एस्पेक्ट जो होती है ना प्रोजेक्ट की, वो रिलेटेड होती है कि उसकी मार्केटिंग होती है, आउटपुट, ठीक है, प्रोड्यूस जो प्रोजेक्ट करता है। तो इसके लिए केयरफुल एनालिसिस ऑफ डिमांड देखी जाती है कि आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि मार्केट का पोटेंशियल क्या है, यानी मार्केट में चाहिए क्या, फिर मैकेनिज्म ऑफ मार्केटिंग देखी जाती है कि हमारे यहाँ जैसे लोकल स्कूलों में जो है ना वो मार्केटिंग के लिहाज से ही देखा जाता है कि कितने किस लिहाज से लोगों का रुझान है तालीम की तरफ, उस लिहाज से टीचर होने चाहिए या तो। तीसरा जी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। तो फाइनेंशियल में आप फंडिंग वगैरह जो है ना, यानी आपको फाइनेंस कितना चाहिए, उस लिहाज से आप जो है ना चीज़ों को करते हो। आप इसके लिहाज से फंडिंग वगैरह भी करते हो, एफर्ट करते हो, इफेक्ट करता है, क्योंकि जो ना आपका फंड, आपका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है वही जो है ना आपके उसी लिहाज से आप डिसीजन बनाते हो। उसमें कहते हैं जितनी आपके पास चादर हो उतने ही पाँव फैलाएं, तो फिर उस वो एस्पेक्ट भी ज़रूरी है एक प्रोजेक्ट में, वो क्राइटेरिया भी। तो ये बहुत इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सोशल जो होते हैं ना बहुत क्रूशियल चीज़ें होती हैं अल्टीमेट जो डिसीजन मेकिंग के फाइनल आपने जो बनाना होता है डिसीजन। तो फाइनल एस्पेक्ट जो होता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन या एनालिसिस का, उसमें आप फाइनेंशियल इफेक्ट देखते हो कि वेरियस पार्टिसिपेंट जैसे गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर्स, इन सब पे जो है ना, या प्रोजेक्ट की जो एजेंसीज हैं उन पे क्या असर होगा, तो उस लिहाज से आप क्राइटेरिया बनाते हो और फिर डिसीजन मेकिंग करते हो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी क्वाइट रिलेटिव है जी, रिलेटेड है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के, क्योंकि जो है ना ये इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस आप देखते हो कि कंट्रारी टू फाइनेंशियल, इसमें आप असेसमेंट करते हो कि डिटरमिन करते हो कि कितनी जो है ना लिहाज से आपको प्रोजेक्ट की इकॉनमी चाहिए एज अ होल, ठीक है। नेक्स्ट है जी सोशल एस्पेक्ट। तो सोशल में यही सोसाइटी के लिहाज से जो है ना वो वहाँ की सोसाइटी कैसे है, उसमें जो है ना ये भी क्लोज रिलेटेड है सोशल, क्योंकि वहाँ के आप लोग क्लासेस देखते हो कि वो वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देखते हो और वहाँ उनकी इकॉनमी कैसी है। फिर इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से होते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल में, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं जो मेजरमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं जी किसी भी जो है इसके प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए। अब सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। तो आप जो है ना कुछ भी जब इन्वेस्ट करते हो तो आप पहले उसका फिर बेनिफिट देखते हो कि आपको उसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो इसमें यही वो कहना चाहता है कि आइडेंटिफिकेशन करते हो आपके कॉस्ट कितने हैं और आप उसमें बेनिफिट कितना, फिर मेजर करते हो कॉस्ट एंड बेनिफिट, फिर आप इफेक्ट देखते हो कि वहाँ पे टाइम जो इन्वेस्ट होगा उस टाइम का कितना बेनिफिट है, और फिर आप ये ड्रा करते हो कि टाइम ड्यूरेशन कितनी वहाँ पे आपकी लगेगी। फिर प्रेजेंटेशन आप रिजल्ट देखते हो कि आउटकम देखते हो कि आपको आउटकम इसके क्या मिलते हैं। अब इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स में आप देखते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट को जो है ना उसका फर्स्ट टास्क जो होता है आप आइडेंटिफाई करते हो कि कॉस्ट एंड बेनिफिट्स उसके क्या हैं, कि उसकी उस पर आपकी लागत कितनी है, और जो है ना उसमें डिस्टिंग्विश करते हो आप कैपिटल कॉस्ट कितनी आएगी, रिकरेंट कॉस्ट कितनी आएगी, और फिर आप जो है ना लोकल एंड फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट देखते हो कि उसमें कौन कौन से हैं। इस तरह आपको फिर बेनिफिट में आप क्या देखते हो कि ये तो हो गया आप कॉस्ट कितनी लगेगी, कितनी चीज़ें जो है ना आप कैपिटल कॉस्ट करोगे, कितने रिकरेंट, और फिर कितनी चीज़ें जो है ना वो फॉरेन एक्सचेंज में कंपोनेंट में जाएंगी। फिर आउटपुट में आप देखते हो कि इसमें सर्विसेज जैसे कि आइडेंटिफाई करते हो कि विदाउट प्रोजेक्ट आपको क्या कुछ होगा। आप कुछ कंडीशन के अंदर वो क्या कहता है कि पॉसिबल है 5 डिफरेंट जो पॉसिबिलिटी हैं, फैक्टर एक जो है ना प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले वो कहता है कि ऑल जो बेनिफिट्स हैं वो कॉस्ट आर ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ ए न्यू फैक्ट्री एंड इज इट्स आउटपुट। तो इसकी एग्जांपल वो दे रहा है कि कोई भी सिचुएशन जो है ना उसमें
जो बेनिफिट और कास्ट होते हैं ना वो प्रोजेक्ट की वजह से ही होते हैं। कोई प्रोजेक्ट आप लगाओगे तो आपको बेनिफिट या उसका फ़ायदा होगा, आप कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करोगे तो इस जैसे इसका वो एग्जांपल दे रहा है कि कास्ट ऑफ ए न्यू फैक्ट्री एंड इट्स इनपुट, कि आपने एक फैक्ट्री को कॉस्ट किया, उसमें कास्ट लगाई, तो फिर जो है ना आप देखोगे उसमें बेनिफिट आपको आउटपुट क्या मिला। फिर प्रोजेक्ट जो है ना वो सर्टन कांस्टेंट बेनिफिट देता है, जैसे कि ऑलरेडी जो किसी एरिया में एक प्रोजेक्ट है, तो जैसे एरिया की जो है इंक्रीज़ होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो न्यू रोड्स बाय लिंकिंग द एरिया विद मार्केट, तो वो फिर नए नए रोड, वो कहता है कि ऑटोमेटिक जब एक प्रोजेक्ट कामयाब हो गए तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट खुद ब खुद आ जाता है। तो वो कहता है जब फैक्ट्रीज यानी एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ होगा, बेनिफिट आएगा, तो न्यू रोड जो है ना ऑटोमेटिक उसके साथ लिंक होना शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट जो है ना हेल्प करता है ताकि सस्टेन कर सके एग्जिस्टिंग लेवल को और डिक्लाइन कर सके जो है ना इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसकी स्कीम को वो एग्जांपल दे रहा है कि स्कीम टू प्रिवेंट द रूइन ऑफ लैंड, के आप एक स्कीम करते हो जिसमें आप जो है ना जैसे प्लांट्स वगैरह लगाओ ताकि लैंड की रूइन ना हो, तो इस तरह जो है ना वो डिक्लाइन से बचाने के लिए आप ये चीज़ें करते हो। अब प्रोजेक्ट जो है ना वो सिर्फ सस्टेन नहीं करता एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ बेनिफिट्स को, बट आल्सो फर्दर इंप्रूव भी इसको किया जाता है, जैसे इंप्रूवमेंट ऑफ ए पूरली मेंटेन रोड के, एक रोड की जैसे आप जो करते हो मेंटेनेंस करते हो, तो उस तरह ये भी करना पड़ता है। फिर प्रोजेक्ट जो है ना वो एक्सेलरेट उसकी पेस क्या हो उसके लिहाज से देखा जाता है, बेनिफिट जो है ना ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। फिर कुछ इफेक्ट हैं इन टर्म ऑफ कॉस्ट के, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट मिलेगी आपको, टेंजिबल इनटेंजिबल के जिनको आप टच कर सकते हो या नहीं टच कर सकते। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी के आपको फ़ायदे नुकसान है, तो ये चीज़ें आपने देखी होती हैं। अब मेजरमेंट आप कैसे करते हो, मापते तोलते कैसे हो जी प्रोजेक्ट को, जैसे उसकी कॉस्ट वगैरह को और बेनिफिट को, तो इसके लिए जो है ना कुछ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी है मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, क्योंकि आप कुछ भी जो कुछ भी प्रोजेक्ट है जब तक उसका आप एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक उसका आप मॉनिटरिंग नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो चीज़ लगाई है उसका कोई बेनिफिट हुआ या नहीं, या जो चीज़ आपने इन्वेस्ट की है, जो कॉस्ट की है तो उसकी। तो वो कहता है कि देर आर एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, तो इसके कुछ जो है ना एक्सटर्नल बैरूनी यानी कॉस्ट और बेनिफिट्स हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, जो है ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है थ्रू एन इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर द सोसाइटी टू एट लार्ज। जैसे क्या कह रहा है एजुकेशन प्रोजेक्ट में, क्या कह रहा है कि वो आप फंडिंग वगैरह करते हो, तो आप उसमें देखते हो कि आपको फिर कितना बेनिफिट आता है। कमर्शियली वो कहता है कि जो आप फाइनेंशियल आप देखते हो, आप ऊपर तो उसने एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की बात की, नीचे आप वो दूसरे में कह रहा है कि इन द कमर्शियल या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी आप देखते होगे, इनपुट और आउटपुट को वैल्यू देखते हो, मार्केट प्लेस में उसको जो है ना उसके प्राइसेस देखते हो। फिर आप जो है ना नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू स्कार्सिटी वैल्यू टू इकोनॉमी, वो कोई ट्रू जो है ना नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, तो वो परफेक्ट मार्केट में देखा जाता है, फिर जो है ना कि हार्डली एग्जिस्ट कर सकता है रियल वर्ल्ड में। फिर जो है ना वही थ्योरेटिकली आप डिफरेंट कर रहे हो, और फिर जो है ना आप देखते हो कि आपको एक्चुअल कितनी डिमांड मिल रही है। सोसाइटी में जो है ना परस्यू कर सकते हैं सब ऑब्जेक्टिव फॉर विच कमर्शियल फाइनेंशियल प्रॉबिलिटी इज नॉट आर रेलिवेंट क्राइटेरिया, तो इसमें जो है ना सोसाइटी में वो कहता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं परस्यू हो सकते जो जैसे कमर्शियल फाइनेंशियल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रेलिवेंट नहीं है क्राइटेरिया के। फिर टाइम का क्या इफेक्ट है, तो टाइम का भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जो है ना वो कहता है कि अगर टाइम के अंदर नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है एक प्रोजेक्ट जो अगर मेजरेबल या फिर वो अचीवेबल नहीं है एक टाइम में, तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहता है कि डिफरेंट वे से जो है ना इसकी समरी जो है इसके लिए ज़रूरी है फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसके लिए जो है ना आपको टाइम देखना पड़ता है कि आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया और आपको कब तक इसका रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये टाइम का भी जो है ना इफेक्ट प्रेजेंटेशन और रिजिस्ट पे ज़रूरी है, रीअसिस्ट पे, तो ये चीज़ें भी एनालाइज करनी पड़ती हैं। फिर प्रोजेक्ट और उसके कंपोनेंट क्या हैं, प्रोजेक्ट एंड इसके आप कंपोनेंट, तो कोई भी जो है ना प्रोजेक्ट है उसको डिज़ाइन करने के लिए उसके डिफरेंट जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे आप वो कहता है, इसने एक एग्जांपल दी थी कि आप एक स्कूल में जो है ना फार्मुलेट करते हो एक प्रोजेक्ट स्केल्शन, यानी आपने सेलेक्ट करना है हॉकी टीम की, तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ मैचेस यानी ट्रायल वगैरह लेते हो, आप पोटेंशियल देखते हो खिलाड़ियों का, फिर उनकी जो है ना ट्रेनिंग वगैरह करते हो प्रॉपर, तब जाके जो है ना वो टीम बनती है। तो इसी तरह जो है ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसमें भी जो है ना प्रोजेक्ट बनाने में भी। अब कंपोनेंट में जो है कहता है कि सबसे पहले तो होता है कि अब वो मेंशन जो है ना कुछ फॉलोइंग जो है ना कंपोनेंट है। सबसे पहले पर्पस और ऑब्जेक्ट, तो हर जो है ना ऑब्जेक्टिव, हर प्रोजेक्ट के कुछ पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए ही या जिनको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो ये देखे जाते हैं कि आपने प्रोजेक्ट के जो है ना वो पर्पस और ऑब्जेक्टिव कौन से हैं आपके प्रोजेक्ट के, आप उस लिहाज से, या फिर आप पहले अपने पर्पस और ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, तो फिर देखते हो कि उस लिहाज से आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो। यानी आपको अगर चाहिए जी तालीम में जो है ना वो प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा लाना है, या 21वीं सदी के जो स्टूडेंट हैं उनमें आपने क्रिएटिविटी लानी है, तो आपने उस लिहाज से प्रोजेक्ट करना है। क्रिएटिव ऐसी चीज़ें लानी है जो स्कूलों में या ऐसी प्रोजेक्ट लगाने हैं जिनसे बच्चे जो है ना वो क्रिएटिव बने, तो ये फिर पर्पज़ और आपका ऑब्जेक्टिव होगा पहला। फिर प्रपोज्ड इंटरवेंशन होती है
कि आपने इंटरवेंशन करना होता है और प्रपोज चीज़ें करनी होती हैं, यानी बना के प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह बना के एनालाइज मेक करके फिर जो है ना चीज़ों को उसके लिहाज से कैपेसिटी दे के एजुकेशन मिनिस्ट्री से फिर मंजूरी लेके, तो इस तरह जो है ना डिमांड देखी जाती है एजुकेशन की, पॉपुलेशन की, वहाँ की सोसाइटी की। तो यूनिवर्सल जो है ना कैसे कह रहा है कि फार्मल सिस्टम में जो है ना अनएबल इवन टू प्रोवाइड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तो इस तरह जो है ना मुश्किल है कि यूनिवर्सिटी प्राइमरी एजुकेशन भी, तो आप फिर जो है ना उस लिहाज से देखते हो कि इंटरवेंशन करते हो, फिर जो है ना वो प्रपोज करते हो, फिर डेफिशिएंसीज दे के उस लिहाज से फिर आप काम करते हो। अब इसमें कुछ वो कहता है कि इंटरवेंशन पॉसिबल है, जैसे कि ओनली वे होता है कि अचीव करना द पर्पज़, फिर जो है ना मोस्ट इफेक्टिव वे होता है अचीविंग द पर्पज़ के इंटरवेंशन वाला, फिर जो है ना इकोनॉमिकली जो है ना अचीव कर सकते हो आप ऑब्जेक्टिव को, ओनली इफेक्टिव और इकोनॉमिकल वे है अचीविंग ऑब्जेक्ट करने का। फिर जो है ना कुछ वो कहता है कि प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट होता है जो इंटरमीडिएट कॉलेज में वो लोकेलिटी शुड जो है ना उसकी एग्जांपल दे रहा है कि ओपन जो है ना इंटरमीडिएट कॉलेज होने चाहिए हाई स्कूल में, प्रोवाइड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करें, एडिशनल हॉस्टल वगैरह क्रिएट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिले, जो स्टूडेंट जो है ना वो पूर फैमिली से आते हैं उनको भी मौका मिले। तो फिर जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना इसका दे रहा है कि वो इंडिकेट करे और डॉक्यूमेंट वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट करे। फिर जो है ना प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखी जाती है नेक्स्ट, कि उस पर जो है ना कॉस्ट वर्क कहता है मस्ट बी वर्क आउट इन डिटेल, नॉर्मली द बेसिस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट मस्ट बी गिवन, तो वो जो है ना दी जाती है कि इतनी कॉस्ट आएगी। अब इसमें सबसे पहले बिल्डिंग को देखा जाता है कि बिल्डिंग वगैरह आपने जो है ना उसकी कैटेगरी देखी जाती है कि बिल्डिंग का पर्पज़ क्या है कंस्ट्रक्ट करने का, फिर आपने उसको फुल जो है ना जस्टिफिकेशन दी जाती है कि हमारे पास बिल्डिंग है उस पर स्टैंडर्ड उसको जो है ना वो फर्निश है जो क्लीन है, फिर जो है ना वो सही पेंटेड है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना देखा जाता है। फिर इक्विपमेंट और फर्नीचर आपको कितना चाहिए, जो है ना स्टूडेंट्स की डिमांड और स्कूल की डिमांड, और फिर जो है ना कितने आपके पास स्ट्रेंथ है उस लिहाज से जो है ना आपने कॉस्टेड करना होता है इक्विपमेंट और वगैरह। फिर लाइब्रेरी बुक्स वगैरह, कि लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह बहुत ज़रूरी है, तो आपने फिर जो है ना डेली जर्नल वगैरह यानी न्यूज़पेपर वगैरह बुक्स वगैरह जो है ना लिटरेचर वो भी एस्टिमेट की जाती हैं कि उसमें कितनी ज़रूरत है। फिर जो है ना डेवलपमेंट ऑफ कोर्स के इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो चाहिए आपको कोर्स के लिहाज से, यानी जो मटेरियल आप प्रिपेयर करते हैं जो ग्रुप्स या प्रिंटेड आफ्टर जो है ना रिवीजन जो है ना वो चीज़ें आपको चाहिए। स्टाफ की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि स्टाफ में जो है ना स्टाफ, क्योंकि मैन पावर के बगैर तो काम हो नहीं सकता। ट्रेनिंग टीचर आपको चाहिए, आपको अच्छे जो है ना रिसर्चर चाहिए, आपको गुड जो है ना इस तरह जो है ना स्टाफ में ऐसे बंदे चाहिए जो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें, क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। फिर जो है ना वो स्पेसिफिक यानी हर जो है ना सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए। स्टाफ की सैलरी आप देखते हो, उस लिहाज से आप जो है ना सेलेक्ट करते हो कि आपको कितने रिक्रूट करते हो बंदों को। फिर जो है ना प्रोजेक्ट के आउटकम आप देखते हो कि आपको नताइज क्या मिल रहे हैं उस प्रोजेक्ट के, देन जो है ना वो आपको मैन और मटेरियल का यूज़ करके एंड पे आपको जो है ना वो वर्थ हुई है कि नहीं। फिर शेड्यूल या स्केजूल ऑफ वर्क देखते हो कि आपका जो है ना वो टाइम टेबल उस लिहाज से कितना आपने जो एक्टिविटीज़ की हैं आपको एनुअल फेसिंग ऑफ वर्क आप चेक करते हो। इसमें आप डिफरेंट हो सकता है मंथली, 6 मंथ या इस तरह जो है ना वो ईयर में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा, तो वो फिर आप कर सकते हो ताकि आप देखते हो कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। फाइनेंसिंग फेस में आप देखते हो कि फाइनेंस, इसमें आप फंडिंग वगैरह भी करते हो। इसका जो है ना हर साल अंडरटेकन किया जाता है, फाइनेंशियल जो होता है एनुअल जैसे बजट पेश किया जाता है। देन जो है ना इसके पर्पस और ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम, फिर प्रपोज्ड इंटरवेंशन, फिर एडिक्वेसी एंड फिजिबिलिटी ऑफ प्रपोज इंटरवेंशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन मशीन्स, ब्रेकअप ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट आउटकम्स इन क्वांटिटेटिव टर्म्स और शेड्यूल ऑफ वर्क। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। पर्पस और ऑब्जेक्ट उसका हो गया कि हर अब जो है ना हमने ऊपर पढ़ लिया कि वो हर जो है उसका प्रोजेक्ट का उसके कुछ पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर प्रपोज्ड इंटरवेंशन है उसके बेनिफिट्स हैं। फिर जो है ना फिजिबल होना चाहिए कि वो उस काबिल एतमाद यानी उस पर का एहलियत होनी चाहिए कि वो अचीवेबल हो, एडिक्वेसी होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, मुनासिब होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और फिर इम्प्लीमेंटेशन मशीन्स देखते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उनमें कितनी कैपेसिटी और वो किस तरह करेंगे। ब्रेक ऑफ प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हम ब्रेकअप करते हैं, उसको देखते हैं कि वो कैसे अप्लाई हो सकते हैं, कैसे जो है ना वो पॉसिबल है। फिर प्रोजेक्ट के आउटकम जो है ना वो क्वांटिटेटिव टर्म में देखते हैं कि मनी वैल्यू हमें कितना आएगा, आउटकम कितना मिलेगा, इन्वेस्ट कितने करने पड़ेगा, फाइनेंशियल्स, फिर सोशली, फिर जो है ना वो शेड्यूल ऑफ वर्क यानी एनुअल भी हो सकता है और डिफरेंट फेज में भी हो सकता है। फिर फाइनेंसिंग फेसिंग। अब बेसिक जो कंसेप्ट हैं और कंप्यूटेशनल जो टेक्निक्स हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट अप्रेजल की, सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट देखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग में जो है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो आपने रेट देखना होता है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आपको कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि आपको आउटकम कितना मिल रहा है। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जो है ना टाइम की बड़ी वैल्यू है,
तो उसके लिए आपको देखना होता है कि कितने टाइम तक जो है ना वो आइडिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स इम्प्लीकेशन के कितना आपको टाइम लगेगा, और फिर वैल्यू ऑफ मनी और उसकी इम्प्लीकेशन आप देखते हो। फिर आप इसमें दो टर्म में कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। तो कंपाउंडिंग में वो कहता है कि कंपाउंडिंग के मुताबिक अगर आप 100 पे इन ये नॉट में जो है ना इक्वल टू 100 एक्स एट एनी फ्यूचर टाइम, तो यानी आपको उसके 100 गुना जो है ना वो ज़्यादा मिले। तो वैल्यू ऑफ जो एक्स है वो डिपेंड करती है कि द स्टिपुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट द नंबर ऑफ ईयर्स के कितने सालों बाद जो है ना वो आपको चाहिए। तो इस लिहाज से जो है ना वो लेफ्ट इन ए बैंक एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए दैट नंबर। तो दूसरी चीज़ होती है डी काउंटिंग डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि उसमें आप 100 रुपये जो है ना वो फ्यूचर डेट इक्वल टू 100x टू डे, कि वो जो आज का 100x है वो फ्यूचर में 100 रुपये के इक्वल होगा। तो इसमें आप जो है ना वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का और रेट ऑफ नंबर्स कितने बाद को आप ले रहे हो। तो ये उसमें वो था कि आप 100 इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको फ्यूचर में 100x मिलेंगे। इसमें क्या है कि 100 जो है ना वो तो आप फ्यूचर डेट में यानी अभी जो 100x है अभी आप यानी अगर लगा रहे हो 100 तो उसका फ्यूचर में वो 10 के बराबर हो। तो ये फिर इस लिहाज से डिपेंड करता है, ये चीज़ें भी जो इम्पोर्टेंट है। फिर प्रेजेंट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट के अभी जो है ना वो वर्थ क्या है और जो आपको फ्यूचर में मिलेगी वो, तो इस लिहाज से भी आप जो है ना वेरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हो कि आज वो फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया, फिर y1 यानी पहले ज़ीरो में, फिर वाई ईयर 1, फिर ईयर 2, ईयर 3 में कंपेयर करते हो तो आप सम ऑफ टोटल करके आप निकाल लेते हो। फिर कांस्टेंट जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है और बेनिफिट वो आप देखते हो कि कैसे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसमें सम ऑफ नॉट कहता है कि नॉट इक्वल टू द सम टोटल ऑल इन्वेस्टमेंट इंस्टेड इज कंटिन्यू काउंटिंग द अमाउंट ईयर बाय ईयर एंड एडिंग अप। तो आप ऐड करते रहते हो और फिर आप देखते हो कि वो क्या हो रहा है। फिर कैपिटल रिकवरी फैक्टर है कि आप उसमें जो है ना वो देखते हो कि मोस्ट ऑफन जो है ना कैपिटल मेड अवेलेबल फॉर ए प्रोजेक्ट इज़ टू रैपिड इन इक्वल अमाउंट्स इन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर, कि कुछ सालों के लिए जो है ना आपने स्पेसिफाइड नंबर के लिए ईयर्स के लिए जो है ना वो आप करते हो इन्वेस्ट। तो इसमें आपको जो कैपिटल होता है वो बेयर करता है कंप्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन द अनपेड बैलेंस एट अ स्पेसिफिक रेट पे। तो इस तरह के केसेस में कहता है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट वगैरह रिक्वायर होती हैं और रीपे लोन हो जाता है, क्योंकि आपने एनुअल जो है इंस्टॉलमेंट में करना होता है। अप्रेजल अब क्या है, तो अप्रेजल को जो है ना 2 सेक्शन में वो कहता है सेक्शन 2 कंप्यूटेशन टेक्निक यूज़ की जाती है प्रोजेक्ट अप्रेजल में, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसमें क्या होता है कि टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जाती हैं ताकि जो है ना बेसिक कंसेप्ट को एनालाइज किया जाए। अब बेसिक जो है ना वो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस जो है ना कॉस्ट एनालिसिस में आपने देखा जाता है, इसमें सबसे पहले तो रीज़न पे यही होता है कि एक्सपेक्ट की जाती है कि मोर देन द कॉस्ट आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो सिंपली आप जो है ना कुछ ऐसा ड्रा करते हो कि जिसमें आपको बेनिफिट कॉस्ट रेशो देखो कि आपको कितना जो है ना वो एम्फेसाइज करते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। फिर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखते हो कि आपको जो है ना कितना बैकअप मिलेगा, कि इंटरनल रेट ऑफ जो है रिटर्न में आप देखते हो प्रोजेक्ट का जो रेट है या डिस्काउंट है एट विच द डिस्काउंटेड प्रेजेंटेड पर, कि आपने कितना डिस्काउंट दिया और आपको एंड पे कितना जो है ना वो कैश फ्लो है, कैसे आपको हर साल जो है ना वो प्रोजेक्ट की मिलेगा। और अगर जो है ना वो नेट कैश कहता है माइनस है तो फिर बेनिफिट का उसका प्रोजेक्ट का ज़ीरो है। फिर यूनिट कॉस्ट आप देखते हो कि आपकी यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है और उसका बेनिफिट कितना है, इस लिहाज से आप जो है ना देखते हो कि आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए कितनी यूनिट कॉस्ट चाहिए। फिर पर यूनिट कैपिटल कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग फैसिलिटी, तो आप इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट करते हो ताकि जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय करते हो। फिर जो है ना बेड इन द हॉस्पिटल, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है ना सीट्स वगैरह, इस लिहाज से जो है ना आप देखते हो कि पर जो है ना यूनिट कैपिटल कॉस्ट कितनी आएगी। फिर एनुअल पर यूनिट आप जो है ना सालाना देखते हो। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट के बारे में कि आप ने कैसे कैसे जो है ना वो देखनी है, एनुअल देखनी है, पर सीट देखनी है, पर यूनिट देखनी है। तो इसमें अब एनुअली जो है ना आप मेजरमेंट करते हो कि आपको एनुअल कितना जो है ना वो कैपिटल कॉस्ट पड़ रहा है रिकरिंग कॉस्ट में। फिर जो है ना सैलवेज आप जो है ना वैल्यू देखते हो कि उसमें कंपटीशन करते हो पर यूनिट एनुअल जो है ना कैपिटल कॉस्ट का, और एनुअल डिपॉजिट रिक्वायर होता है ताकि आप जो है ना वो फर्नीचर बुक वगैरह पे आपका कितना खर्चा आया। अब कुछ की इश्यूज़ हैं जी इन अप्रेजिंग प्रोजेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले नीड टारगेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव आपके सेट होने चाहिए कि आपको ज़रूरत क्या है इसकी। फिर आपने टारगेट किस चीज़ को करना है, कहाँ पे करना है, यानी कौन सी पॉपुलेशन कौन सी एरिया में इसको अप्लाई करना है, और आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये 3 चीज़ें आपके ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि आपने सबसे पहले नीड देखनी होती है कि आपको ज़रूरत क्यों है प्रोजेक्ट की, क्योंकि हर चीज़ को जो है ना वो कहते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ जो होते हैं आपके पर्पस, तो उनको सेट करने के लिए उनको अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल करना होता है, आप रेज करना होता है। उसके पहले कीमत वगैरह जो है ना आप देख के सब चीज़ें जो है ना करते हो। फिर टारगेट आप देखते हो कि आपने कहाँ जो है ना इसको इंप्लीमेंट करना है। फिर आपके ऑब्जेक्टिव कुछ होते हैं कि वो आपको मिले हैं या नहीं। दूसरा कंटेक्स्ट एंड कनेक्शन।
अब कंटेक्स्ट और कनेक्शन में कहता है कि आप रिजल्ट जो है वो शो कर रही है कि आपके कंसिस्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रेलिवेंट हैं भी हैं, या फंडिंग प्रोग्राम और इसके साथ आपकी जो है ना एम होता है कि लोकल आप पार्टनरशिप करो, तो ये फिर उन प्रोजेक्ट और लोकल प्रोग्राम के दरमियान जो है ना वो लिंक क्रिएट करता है। फिर कंसोलेशन होता है कि आप लोकल कंसोलेशन करते हो, कम्युनिटी को सिक्योर करते हो कंसेंट एंड ओनरशिप के साथ, लोगों के साथ जो है ना वो अच्छे जो है ना वो उनको रजामंदी चाहते हो, उनको रजामंद करते हो इस पर, तो वो फिर आपको हेल्प करता है। फिर ऑप्शंस आप देखते हो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से इसमें जो है ना आपके अचीविंग डिफरेंट वेज होते हैं आपको अचीव करने के गोल, तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन होते हैं आप उनको अप्लाई करते हो, तो डिफरेंट वे से जो है ना आप लोकल मीटिंग जो है ना नीड करते हो कि ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हो। इनपुट में आप देखते हो कि इनपुट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप जो है ना उसमें रिसोर्सेज वगैरह पीपल वगैरह सब यूज़ करते हो, तो उसमें जो है ना वो ताकि आपको वॉलंटियर लोग मिल जाएं आपको, ताकि बेहतर से बेहतर इनपुट मिले। फिर आउटपुट या आउटकम आपको क्या मिलता है, तो ये फिर लॉन्ग टर्म होते हैं। वो कहता है कि इस पे आप रिजल्ट के एंड पे यानी आप देखते हो कि वो प्रोजेक्ट की अचीव हुआ है या नहीं। आउटपुट में आप देखते हो कि इंपॉर्टेंटली लॉन्गर टाइम आउटकम आपको क्या मिलेंगे, बेनिफिट नेबरहुड जो है ना वो कहता है कि रेजिडेंट रिफ्लेक्टेड जो है ना इस तरह की चीज़ें, यानी आपको एंड पे नतीजे इसके क्या मिले हैं, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। वैल्यू ऑफ मनी आप देखते हो, आप वैल्यू के लिए मनी के लिहाज से जो है ना वो चीज़ों को अरेंज करते हो, उस लिहाज से जो है ना लोकल पार्टनरशिप करते हो, मनी के लिए आप फंडिंग वगैरह करते हो। और जो है ना वो आपको जो आपकी कॉस्ट वगैरह होती है आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हो। देन जो है इम्प्लीमेंटेशन आप करते हो किसी भी जो है ना उसको स्क्रूटनाइज, यानी उसकी जो है ना वो आप करते हो जिसको कहते हैं स्क्रूटनी का मतलब होता है छांटी वगैरह करते हो, ठीक है। उर्दू में इसका मतलब होता है कि वो छांटबीन करते हो, फिर स्टाफिंग एडिक्वेट है, चीज़ें जो है ना वो अच्छे से हो रही हैं, तो ये आप सब चीज़ें फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हो। फिर रिस्क और क्या क्या होते हैं आप इसमें, रिस्क आप क्या रिस्क क्या हो सकते हैं जी, आपने बेनिफिट का आपने कर दिया है, कॉस्ट लगा दिया है, फाइनेंशियल जो है ना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट के मिनिमम होते हैं कि वो प्रॉमिस जो है ना वो प्रॉपर ना हो, उसके गैप हो, उसके फेलियर हो, क्या उसकी ये चीज़ें जो है ना उसके रिस्क होती हैं और अनसर्टेनिटी होती है कि वो हो सकता है कि वो ना जो है ना वो डाउट होते हैं कि रिस्क है कि वो प्रोजेक्ट हो सकता है ना आगे बढ़े ना चले। फिर फॉरवर्ड स्ट्रेटजी आपकी क्या होती है, आपकी फॉरवर्ड स्ट्रेटजी जो है ना वो कहते हैं कि कैन बी डिफ़िकल्ट हो सकती है गिवन इनएविटेबल अनसर्टेनिटी के, अगर आपको एक जो फेलियर हो गया है या फिर आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो अनसर्टेंट है, तो फिर जो है ना आपके लिए नेबरहुड रिन्यूअल अप्रेजल शुड आल्सो बी कंसिडर मेन स्ट्रीम लिंक्स एंड एप्लीकेशन फ्रॉम द फर्स्ट। तो ये फिर जो है ना उसमें फॉरवर्ड स्ट्रेटजी आप देखते हो, तो फिर जो है ना वो अप्रेजल वगैरह करते हो। सस्टेनेबिलिटी आप क्या कि रीजनरेशन सस्टेनेबिलिटी लिंक करती है अबाउट सिंपल टर्म्स वेदर प्रोजेक्ट जो है ना सस्टेन है, वंस रीजनरेट भी हो सकता है, फंडिंग स्टॉप अगर होगी तो उसकी सस्टेनेबिल जो है ना मीनिंग वाइडर हैं या नहीं, उसकी असेसमेंट कैसे होगी, तो ये सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट, फिर प्रोजेक्ट की पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। अब चेक लिस्ट क्या होते हैं फॉर प्रोजेक्ट। आप चेक लिस्ट में आप आपने क्या करना, कुछ चीज़ें जो है ना वो चेक करनी होती हैं ताकि आपने जो डिज़ाइन किया है वो उस लिहाज से ये हो रहा है कि नहीं। अब इसमें सबसे पहले तो आपने डिसिप्लिन देखना होता है कि क्लियर सीक्वेंस है, एक्टिविटीज़ का ऑपरेट हो रही हैं सीक्वेंस के मुताबिक। फिर आपने एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट करनी होती है प्रोजेक्ट की कि समवन हु हैज़ नॉट बीन इन्वॉल्व विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर आप रिजल्ट जो है ना प्रोसेस को कल्मिनेट करते हो क्लियर रिकमेंडेशन में और इन्फॉर्म करते हो प्रोजेक्ट को। फिर जो है ना आप अप्रूवल स्टेज क्लियरली सेपरेट करते हो उसमें वो आपकी हुई हैं या नहीं। फिर डॉक्यूमेंट आपने जो डिज़ाइन किए हैं वैल्यूएशन मॉनिटरिंग वगैरह हुई है कि नहीं, ये सब चीज़ें। फिर गवर्नमेंट गाइडेंस वगैरह आप, और फिर जो है ना देखते हो कि राइट पीपल जो है ना वो राइट इन्वॉल्व हैं या नहीं, यानी काबिल लोग फिजिबल लोग हैं इसमें या नहीं। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ हैं कुछ प्रोजेक्ट अप्रेजल के, तो वेरी जो है ना वेरी नेचर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट जो है ना इन डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू जो है अटैचमेंट वगैरह देखे जाते हैं। फिर इसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा या जो एक कोई न्यूएबल जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना वो डज नॉट निगेट कर सकते कंप्लीटली पॉसिबिलिटी। फिर इनेबल करता है कि डिसीजन मेकर जो है ना वो डिसीजन प्रोजेक्ट जो है ना अप्रेज्ड फ्रॉम ऑल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एस्पेक्ट देखे जाते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट में अब क्या आता है, टेक्निकल में यानी टेक्निकल जैसे कि वो कह रहा है कि इसमें द मेन क्वेश्चन इज़ वेदर द प्रोजेक्ट इज साउंड फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रॉन्ग है। इसमें साउंड इंजीनियरिंग फंडामेंटल वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वो कह रहा है कि साउंड इंजीनियरिंग फंडामेंटल टू प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड अप्रेजल। तो साउंड इंजीनियरिंग में जो है ना वो फंडामेंटल जो होता है प्रोजेक्ट के वो प्रिपरेशन और अप्रेजल के लिए ज़रूरी है। फिर एनालाइज करते हो आप एस्टिमेटेड कॉस्ट और क्रिएटिंग करते हो फैसिलिटीज़ जो है ना वो, ताकि टेक्निकल जो एनालिसिस है उसको बेहतर बनाया इंश्योर किया जाए फॉलोइंग। अब कुछ चीज़ों को क्या है सबसे पहले कंफर्म करते हैं जो सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, नेचर ऑफ स्टडी क्या है, इसमें फिजिबिलिटी वगैरह, अथॉरिटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। अथॉरिटी वगैरह कौन सी हैं, यानी फिजिकल नेचर किस तरह
तो ये सारा कुछ आप कंफर्म करते हो। दूसरा कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है या फिर नीड होती है आप उसको रिजॉल्व करते हो, क्लियरली स्टेट जो होती है उसको क्लियरली स्टेट करके रिजॉल्व करते हो, क्लियरली स्पेल आउट करते हो जी, करेक्ट टेक्निकल जो है ना वो डिज़ाइन देते हो आप, टाइमिंग वगैरह लोकेशन हर चीज़, रिक्वायरमेंट आप मटेरियल की देखते हो, उसको जो है ना आप रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करते हो आप कहाँ से मिलेगी कैसे मिलेगी, फिर प्रोजेक्ट की कास्ट वगैरह जो है ना वो या एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट प्राइस प्रोजेक्ट है वो सारी चीज़ें मोडालिटीज़ वगैरह एग्री करते हो। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या आप इकॉनमी आप देखते हो कि आपकी जो है ना वो प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट किस चीज़ की आपने करनी है, कंट्रीब्यूट कहाँ करना है सिग्निफिकेंटली, होल इकॉनमी जो है ना डेवलपमेंट ऑफ होल इकॉनमी आप करते हो। इसमें दूसरे नंबर पे आता है जी कि आप जो है ना लाइकली कंट्रीब्यूट करते हो इफेक्टिवली टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर। तो ये इस तरह का है इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो पहले में वो जो क्वेश्चन थे वो सारे उसके क्वेश्चन थे कॉस्ट के बारे में, उसकी जो है ना वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में। अब जो है ना सारे इकॉनमी के बारे में कि वो इकोनॉमिकल सारे होल इकॉनमी के लिए बेटर है, फिर वो डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर का बनेगा रीज़न, फिर उसमें जो चीज़ें हैं जो स्किल लेबर वगैरह सब हैं, फिर डिमांड एंड गुड एंड सर्विसेज देखा जाता है कि आपको गुड चीज़ें कौन सी चाहिए और सर्विसेज यानी मैन पावर आपको कौन कौन सी चाहिए। ट्रेंड जो है ना आप गुड्स में जनरल आपको जो है ना वो सेक्टर में गुड सर्विसेज और चाहिए, प्रोजेक्ट शाल भी जो है ना मेड किए जाते हैं ताकि आपको अच्छी चीज़ें अच्छी जो है ना वो फर्नीचर वगैरह मिल सके आप। और डिमांड में आप सर्विसेज के डिमांड में यानी कॉलेज के अच्छे ट्रेंड कॉलेज और प्राइमरी स्कूल टीचर वगैरह चाहिए। रियल कॉस्ट टू इकॉनमी आप क्या इसका है कि बी नंबर कि इस असेसमेंट के लिए जो ना इकॉनमी को आप जस्टिफिकेशन आप प्रोजेक्ट आपने इकॉनमी को रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट करना होता है कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। आप पूरी प्रोजेक्ट आप मेन चीज़ क्या है क्या इकॉनमी को एज अ होल देखते हो कि फिर जो है ना वो आपकी जो कास्ट है वो उसके लिहाज से आपको इकॉनमी को जो है ना आप अंडरटेक करते हो और आपको देखते हो कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। फिर इकोनॉमिक आप देखते हो कि इकोनॉमिक लिहाज से जो है ना अप्रेजल बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करते हो कि आपको बेनिफिट कितना मिल सकता है। कमर्शियल एस्पेक्ट में आप कमर्शियली देखते हो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह में मार्केट में कितनी चीज़ आपकी यूटिलाइज़ हुई है, कितनी इस्तेमाल हुई है, आप इस तरह की अरेंजमेंट करते हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बैलेंस आपको बेनिफिट पहुँचाए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आप फंडिंग वगैरह देखते हो कि आपको जो है कितना आपका लागत आई है। इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू आप देखते हो, पर्सपेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी देखते हो, फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न देखते हो इन ऑपरेटिंग फेज क्या फाइनेंशियल आपको कितना मिला है। तो इसके लिए वो कहता है कि इफ़ द प्रोजेक्ट जो है ना वो फंड जो है फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज है या फिर फंड जो है ना वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, फिर बोरोड फंड है। फंड किस तरह का यानी कोई उधार लिया है आपने या खुद दिया है या फिर कहीं बाहर से लिया है। तो ये सारी चीज़ें फंड पे इंटरेस्ट कितना है, फंड कुछ कौन सी प्लेस पे आपने लगाया, सेंट्रल डोनर कौन है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। मैनेजरियल एस्पेक्ट में आपने देखा जैसे कि इसमें पर जो है ना मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है कि आपने जजमेंट को एक मैनेजर यानी मैनेजमेंट करना होता है कि डिफ़िकल्टी राइजेज होती हैं जो उनको फिर देखा जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट में क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है कि जो है ना इंस्टीट्यूट में इसको कैरी आउट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं को जो ब्रिंग अप प्रोजेक्ट को वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेज में देयर आफ्टर नीड वो क्या है। फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हो जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट पे कि आपकी इन्वायरमेंट के लिहाज से वहाँ जो इर्द गिर्द का माहौल है या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो क्या कहती है, उस लिहाज से आपने पब्लिक हेल्थ देखनी होती है इन्वायरमेंट के लिहाज से, और उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के उनको सेफ कंट्रोल ऑफ एयर वाटर लैंड वगैरह, क्लीन वाटर लैंड होना चाहिए। मैनेजमेंट की जो है ना रीन्यूएबल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट जैसे प्लांट्स एनिमल जो नेचुरल जो रिसोर्स हैं जो ख़त्म नहीं हो जो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हैं। फिर जो है ना एफिशिएंट यूज़ नेचुरल रिसोर्स का करना है आपने, सॉइल वगैरह को यूनियन रूइन से बचाना है, रिसाइकलिंग करनी है चीज़ों की, फिर कन्वर्जन करनी है जी एडिक्वेट हैबिट्स की चीज़ों की जो सीपीसीज वगैरह की। फिर सोशल एनालिसिस में आप लोगों को जो है ना लोगों के साथ इंटरेक्शन देखते हो कि जो वैलिडिटी होती है प्लानर की। अब इसमें क्या होता है सोशल कल्चर ऑफ डेमोग्राफी, लोगों के प्रोफाइल वगैरह उनके तमाम जो ट्राइबल क्लासेस वगैरह, फिर जो है ना मिडिल है, रिच है, पुअर है, इस तरह कितने लोग जो है ना कौन से ऑक्यूपेशन से अटैच हैं, इस तरह की चीज़ें, हाउस होल्ड कैसे है लोगों के। तो ये जो है ना सोशल एनालिसिस में आप एनालाइज करते हो चीज़ें तमाम जो है ना लोगों के बारे में, जो लोगों के उनके रहन सहन कैसा है, उनका बिज़नेस क्या है, उनका जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो उनका सोर्स ऑफ इनकम वगैरह। क्रॉस कटिंग जो है ना एनालिसिस में आप वो कुछ ऐसी चीज़ें वो जो रेलिवेंट होती हैं कि आप रेजिंग में बीमारियाँ वगैरह जैसे कि, तो उन पे आप जो है ना वो प्रोजेक्ट करते हो, उनको क्रॉस कटिंग करते हो एनालिसिस में। फिर कुछ लिमिटेशंस होती हैं प्रोजेक्ट जी अप्रेजल की, इसमें जो है ना क्योंकि बेनिफिट के साथ कुछ ना कुछ कमियाँ तो होती हैं, शॉर्ट कमिंग आती हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ जो ना प्रोजेक्ट डिपेंड करती है कि आपने क्वालिटी ऑफ डाटा और फोरकास्ट किस तरह किया है, तो वो आपके कॉस्ट एंड डाटा बेनिफिट पे डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको बेनिफिट कितना मिला आपने उस लिहाज से फिर जो है ना हो सकता है आपको नुकसान ही हो। तो वो जो है ना एग्जीक्यूट करना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है।
फिर जो है ना व्यू आप देखते जाते हैं अनसर्टेनिटी कि कुछ आपको जो है ना वो होते हैं डाउट्स वगैरह होते हैं कि वो सेंसिटिव क्योंकि होते हैं, एग्जामिन करते हो स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट की। फिर प्रोजेक्ट एनालिसिस में आप जो है ना पार्शियल एनालिसिस देखते हो, जिसमें अज्यूम करते हो कि प्रोजेक्ट विल जो है ना वो चेंज द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, के वो माइक्रो छोटे लेवल पे जो है ना जो इकोनॉमिक आपको मिल रही है। फिर ये यूज़फुल डिवाइस है वेयर बेनिफिट्स कैन बी क्वान्टिफाइड, के बेनिफिट्स की क्वांटिटी देखी जाती है। प्रोजेक्ट जो है ना हेल्थ रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड या रूरल डेवलपमेंट या जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको आप चेक करते हो। फिर 5वें नंबर पे है जी प्रोजेक्ट एनालिसिस आप करते हो कि यूज़फुल कहाँ है दे, उसमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट देखते हो, तो वो जो है ना वो ऑन गोइंग सर्विस जैसे पुलिस हॉस्पिटल जो है ना एजुकेशन वगैरह में आप देखते हो, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं होता। तो ये इसकी जो है ना आउट हैं शॉर्ट कमिंग्स वगैरह कुछ के कहाँ पे प्रोजेक्ट आपने अप्लाई करना है, जो इतना दूर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट में इतनी जो है ना वो आगे उसकी सब ब्रांचेज होंगी, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप रिजल्ट ऑफ एजुकेशन, वो मैं क्या था कि एजुकेशन में भी इसी तरह का कुछ जो है ना सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है, क्वालिफिकेशन वगैरह देखी जाती है उसके लिहाज से। फिर बोथ जो है कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखा जाता है कि वो क्वान्टिफाइबल हैं कि नहीं। टाइम, फिर रियल टाइम देखा जाता है। तो ये सारे जो है ना एजुकेशन में वो कहता है कॉस्ट बेनिफिट, फिर टाइम वगैरह जो है ना लाइफ टाइम कितना टाइम लगेगा, क्वालिफाइबल देखते हो, क्वालिफिकेशन देखते हो, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एजुकेशन में भी देख के अप्रेजल जो है ना वो की जाती है किसी प्रोजेक्ट की। तो दैट्स ऑल इन दिस यूनिट 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड a person named Zahir requested again and again for this chapter, so I made this in very hurry. Such like the video and subscribe the channel, share link with others. Thank you for watching Education Academy.